हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ये की थी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंजेक्शन से काम शुरू होता है और इंजेक्शन के बाद इसमें कोई देखो कोई साइंस नहीं है। आप बिल्कुल अपने ज़हन के हिसाब से रखें कि जब आप नवाला खाते हैं तो मुंह के रास्ते खाते हैं, और जो पेशेंट होते हैं बाज दफा उनका जब जिनका माउथ वाला रूट जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है तो बाज दफा उसको हम कहते हैं ट्यूब फीडिंग। तो इंटेरिक हम ट्यूब जब इंसर्ट करते हैं माउथ के रास्ते, और उसको अब माउथ के रास्ते भी होती है, नोज के रास्ते भी होती है, तो इसी तरह उसका नाम नेजो गैस्ट्रिक, नेजल और गैस्ट्रिक तक जाती है, मैदे तक। तो मसला क्या था कि माउथ प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, हमने इसको बाईपास कर दिया। अब मैदे को अपना काम करना चाहिए, तो जिसका मैदा प्रॉपर काम ना कर रहा तो फिर मैदे को बाईपास करके फिर हम आगे ना इंटेस्टाइन तक चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। ये किसी और टॉपिक में आपको ये चीजें बताऊंगा सारी, लेकिन पहला प्रोसेस जो है ना वो माउथ नॉर्मल रूट ऑफ इंजेक्शन है। अगला स्टेप डाइजेशन है। उससे अगला स्टेप जब चीजें टूट जाती हैं, डिसमेंटल हो जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं, तो पहले जो नवाला था उसको हमने बॉलस का नाम दिया था, बॉलस। वो नवाला मैदे में जाता है, तो मैदे में जब वो एक लिक्विड सा सिस्टम बन जाता है, मैदा जो है ना ये 1 मिनट में 3 बार रिदमिक मूवमेंट करता है, और ये बिल्कुल जैसे हमारे घर का ग्राइंडर होता है ना उस तरीके से काम करता है। तो इसमें मैकेनिकल एक्शन भी है और इसमें केमिकल एक्शन भी है। इसमें HCl भी शामिल होगा, इसमें इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। रेनन एक बड़ा कॉमन है, ठीक है, वो इसमें शामिल होता है, पेप्सन शामिल होता है, HCl शामिल होता है, और अल्टीमेटली मैकेनिकल एक्शन क्या है, जब वो रिदमिक मूवमेंट करता है तो इससे चर्निंग वाला प्रोसेस होता है। अल्टीमेटली फूड इज कन्वर्टेड इनटू अ सेमी पेस्ट फॉर्म। अब ये पेस्ट सा जो है ना ये इस काबिल है कि इसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, लेकिन अभी इसमें फैट के ऊपर कोई अमल नहीं हुआ, प्रोटीन जो है ना उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा अमल नहीं हुआ, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है ना वो मोनोसेक्राइड्स ऑलरेडी टूटे होते हैं, ठीक है, लेकिन डाइसेक्राइड्स पे अभी अमल नहीं हो सका। स्टार्च जो है वो तो ज़ाहिर है उससे भी एडवांस फॉर्म है। ये चीजें फिर जाएंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पे फिर लिवर और पिंक्रियाज जो है वो अपनी सिक्रीशन स्पोर करते हैं, और अल्टीमेटली वहां पे हर चीज जो है ना वो अपने बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। मीन्स के शुगर्स दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू मोनोसेक्राइड्स, और मोनोसेक्राइड्स 3 है, ग्लूकोज, लैक्टोज, ठीक है। और अगर स्टार्च की बात करें तो वो भी बेसिक यूनिट्स में टूटेगा अपने एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू, हाइड्रोलिसिस होगी। इसी तरह प्रोटीन जो है वो प्रोटीन अपने अमाइनो एसिड में टूट जाएगी, फैट जो है वो अपने फैटी एसिड्स में टूट जाएगी। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो एब्जॉर्ब होने के काबिल है। और कल हमने देखा था एक वीडियो के अंदर कि मिजेंट्रिक मेम्ब्रेन है जिसके साथ ये सारे ऑर्गन जो है ना वो हैंग किए होते हैं या अटैच होते हैं, क्योंकि ये नहीं होता कि हम उल्टा अगर होते हैं तो सारे ऑर्गन हमारे माउथ की तरफ आ जाएं, खड़े हैं तो नीचे वाली पोजीशन में हो, तो अपनी पोजीशन पे जो है वो अटैच है मेसेंट्रिक मेम्ब्रेन के साथ, और वहां से फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है वो ब्लड सप्लाई में शामिल होती है। एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज के थ्रू, और विलाइज के अंदर जो है वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसके अंदर ब्लड को कैरी करने वाली आर्टरीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स को लेके फिर थ्रू आउट द बॉडी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और पहले लिवर में जाना, लिवर में जाके डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होगा, कोई हार्मफुल चीज होगी तो वो वहां पे डिटॉक्सिफाई हो जाती है। लिवर नेचुरल जो है ना वो डिटॉक्सिफिकेशन का सोर्स है बॉडी के अंदर। तो ये इस तरह की कहानी थी, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और फिर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में अभी आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि एनर्जी रिलीज करने के लिए एनर्जी जो बॉडी के अंदर यूज होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, और एटीपी जो प्रोड्यूस होते हैं वो 2-3 रिएक्शंस हैं। एक हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइको कहते हैं ग्लूकोज को, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होना। आपने जितनी किस्म की भी शुगर्स खाई हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड्स, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगी तो फिर ग्लूकोज से आगे जो है वो साइकिल चलेगा, ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होना, और पायरुवेट से एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए जो है ना एंजाइम जो कि एसिटाइल को ए जो है ना ये सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर होगा, और वहां पे फिर तो ग्लाइकोलिसिस में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में, और फिर सिट्रिक एसिड साइकिल जब चलता है ना जिसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं,
तो वहां पे फिर मजीद जो है ना वो एनर्जी रिलीज होती है। तो हम बड़ा क्लियर कट कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का खाएं तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अमाइनो एसिड्स भी, उनका भी सेम प्रोसेस है। कुछ अमाइनो एसिड जो है वो ग्लूकोज का रूट ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉलो करते हैं और कुछ जो है वो फैट का फॉलो करते हैं। फैट का जो रूट ऑफ मेटाबॉलिज्म है उसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन के नतीजे में भी हमें फैटी एसिड की जो एंड प्रोडक्ट मिलती है वो एसिटाइल को ए है, और एसिटाइल को ए फर्दर जाना फिर वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर हो जाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म है। अब ये सारा कुछ करने के नतीजे में हमें एनर्जी भी मिल रही है। और अमाइनो एसिड जब ब्रेक डाउन हुए हैं तो अमाइनो एसिड का असल काम एनर्जी देना नहीं है, उनका काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन करना बॉडी के अंदर। अमाइनो एसिड बालों को जिस चीज की जरूरत होती है वो ब्लड में से वो अमाइनो एसिड ड्रॉ कर लेते हैं। नाखून बनाने के लिए, आपकी सेल्स बनाने के लिए, टिश्यूज बनाने के लिए, ब्लड सेल्स बनाने के लिए, जिस जिस किस्म की सेल्स की जरूरत है उस हिसाब से अमाइनो एसिड जो है वो बॉडी ड्रॉ करती है। बेसिकली मेटाबॉलिज्म के बाद ये ब्लड पूल में शामिल हो जाते हैं और ब्लड जहां जहां सर्कुलेट करता है ना ये उसके साथ साथ सर्कुलेट करते रहते हैं, और बॉडी को जहां पे जरूरत पड़ती है वो अपनी मर्जी के अमाइनो एसिड जो है वो ड्रॉ कर लेती है। अल्टीमेटली इससे हमने देखा कि कैलोरीज भी मिल गई जिनसे हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, और इससे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो गई। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उस वक्त ये कुछ प्रोसेस होते हैं, रिपेयर या इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये बेसिकली हमने डेफिनेशन की थी। अब नेक्स्ट इसमें थी कि फूड क्या चीज होती है। तो फूड हमने कहा कि कोई भी सॉलिड लिक्विड चीज ऐसी कि जिसके खाने के बाद हमें ये वाले फंक्शन मिल सके। इसके बाद हमने फूड के क्लासिफिकेशन की थी बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन में, अच्छा बेटा ये आवाज आप अपने आप को ना म्यूट कर लें, मैं इसीलिए सबको म्यूट रखता हूँ, फिर डिस्टरबेंस आती है दरमियान में। तो नंबर एक तो घर का ऐसा एरिया आप सॉर्ट आउट करें कि जहाँ पे बाकी बच्चे ना आ सकें। और नंबर टू, जब लेक्चर डिलीवर हो रहा हो तो जिनको मैंने माइक जिनका ऑन भी किया हुआ है ना वो उसको खुद म्यूट कर लिया करें, और जब मैं बात करूंगा तो फिर वो अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एनी ये तीन किस्म के फंक्शंस जो है इनको हमने बड़ी डिटेल से कल आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद हमने फूड के ग्रुप्स की बात की थी कि बेसिकली 4 ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स के अंदर कौन कौन सी फूड्स आती हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या हैं और ये काम क्या करती हैं, फंक्शन क्या हैं इनके। ठीक है, ये चीजें हमने कल एलेबोरेट की थी। आज हम एक और चीज एड्रेस करने जा रहे हैं जिसको फूड गाइड पिरामिड कहते हैं। पिरामिड वर्ड जो है ना ये बेसिकली मिस्र के अंदर अगर हम देखें तो वहां पे इजिप्ट में पिरामिड्स एग्जिस्ट करती हैं, और ये इनको अजूबा कहा जाता है। दुनिया में जो अजूबे हैं ना भाई, अनोखी चीजें, उनमें एहराम मिस्र भी हैं। और ये बड़े बड़े ऊंचे स्ट्रक्चर्स हैं। आपने अक्सर मूवीज के अंदर शायद इनको विजिट किया होगा, नहीं तो कोई देख लेना इंग्लिश मूवीज जो है, मम्मी या इस तरह करके कुछ मूवीज हैं जिनमें एहराम मिस्र को जो है ना वो बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया हुआ है। तो इसमें एहराम मिस्र को अगर हम देखें या पिरामिड को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये आपको इस फॉर्म में नजर आएगा कि ये नीचे से जो है इसका पैंदा जो है जिसको हम बेस कहते हैं ये वाइड होता है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है ये ऊपर की तरफ नैरो होती जाती है। ठीक है, तो ये शो करती है कि जो चीजें हमें ज्यादा खानी चाहिए वो नीचे हम लिख सकते हैं, और जो चीजें हमें कम खानी चाहिए वो ग्रेजुअली आप उनको ऊपर लेते जाएं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि ये लिखा हुआ है कि ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता। पास्ता में ये सारी सवैयां आ गई, इसके अंदर नूडल्स आ गए, ये सारी चीजें। चावल और गंदम ये हमारी यहाँ पे मेन क्रॉप्स हैं जो इसमें सीरियल्स में आती हैं। मकई खाई जाती है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में सोरगम भी खाई जाती है। तो सीरियल में मैंने कल बताया था कि कितनी क्रॉप्स हैं, तो इनकी लिखा हुआ है 6 से 11 सर्विंग्स लेनी चाहिए। अब मैं आपको ना सर्विंग भी आगे बताता हूँ, ये सर्विंग क्या होती है। ठीक है, आप देखते हो बाज दफा एक टिक्की पैक देखते हो कि टिक्की पैक के अंदर 2 या 3 बिस्किट्स होते हैं, तो ये एक सर्विंग है। हाफ रोल में 1 से ज्यादा सर्विंग होती हैं। आप दूध का एक डिब्बा लेते हैं या जूस का एक पाव वाला एक पैक लेते हैं ना जिसमें 200 से 250 ml लिखा हो, तो वो एक सर्विंग है।
लेकिन वही अगर आप लीटर पैक ले आते हैं तो उसके ऊपर लिखा होगा कि 4 सर्विंग इसके अंदर, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात ले लें, 1.5 लीटर पैक के अंदर 6 सर्विंग्स हैं, लीटर पैक के अंदर 4 सर्विंग्स हैं। तो ये सर्विंग जो है ना, ये क्या चीज होती है इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा। लेकिन हमने नंबर एक तो ये ज़हन में रखना है कि ये रोज खाने वाली चीजें हैं, हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। हम ये नहीं कह सकते कि आज हम सीरियल खाएंगे, कल हम फ्रूट खाएंगे, परसों हम दूध पिएंगे, ऐसा नहीं है। 6 से 11 सर्विंग्स जो है ना वो हमें रोज सीरियल्स की खानी होंगी। अब ये 6 to 11 क्यों है कि बच्चे जो हैं वो कम खाएंगे, जितना कोई बड़ा है उसकी सर्विंग्स जो है वो ज्यादा होती जाएंगी, ठीक है, इसलिए रेंज दी गई है। इसमें छोटे से लेके बड़े तक ये सारे जो है ना फॉल करते हैं। और फ्रूट्स की कहता है जी 2 से 4 सर्विंग्स लें, वेजिटेबल्स की 3 से 5 सर्विंग्स लें, दूध की जो है वो 2 से 3, और गोश्त वगैरह की भी 2 से 3, दालें भी इसी में आ जाती हैं। और ये टॉप पे जाके उसने लिखा हुआ है फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स यूज स्पेरिंगली। स्पेरिंगली का मतलब होता है कि बहुत कम खाने चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे उल्टा काम करते हैं। फैट्स एंड ऑयल, जितनी फ्राइड फूड्स हैं हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, पराठा हम रोज खाना चाहते हैं। और स्वीट्स, मिठाई की दुकान, यानी पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है, अगर मैं इसको इस तरीके से कहूँ, या ये इंडिया बांग्लादेश भी लगा लें इस कैटेगरी के अंदर, कि जहाँ पे चीनी जो है वो अब शायद 100 रुपीज तक पहुंच गई है पर केजी। तो ये पहले 50-60 रुपए की रेंज में थी, तो 60 रुपए किलो वाली चीनी जो है वो उसको वो मिठाई का नाम दे के हमसे वो 450, 500, 600 पर केजी के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये मैं गोरमे की एग्जांपल दूं, एक हलवाई था सिंपल लाहौर का, केक्स एंड बेक्स एग्जांपल ले रहे हैं, गोरमे, डोसे, ये सारे जो हैं फैसलाबाद में आइडियल की कई ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। तो ये एक दुकान से देखें कितना मल्टीप्लाई कर गया इनका कारोबार, कि अब फैसलाबाद में गोरमे जो है वो हर गली मोहल्ले में इनकी आपको फ्रेंचाइज नजर आती है। और इनका टीवी चैनल बन गया, इन्होंने ड्रिंक्स लॉन्च कर दिए, इवन इनकी आप फ्रेंचाइज में जाएं तो मोस्टली ये चीजें खुद बना रहे हैं, टॉफियां ये बना रहे हैं, चॉकलेट ये बना रहे हैं, कन्फेक्शनरी, ब्रेड, बेकरी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, दूध, यानी कहां से कहां पहुंच गए हैं ये लोग। तो इनको पहुंचाने वाले कौन है? हम लोग हैं। तो हालांकि ये चीजें जो है ना जिनके अंदर चीनी और घी ज्यादा इस्तेमाल हो, इनको कम से कम खाना चाहिए, ठीक है। और ये हम नहीं कह रही, ये साइंस कह रही है, न्यूट्रिशनल साइंस कह रही है। अब ये फूड गाइड पिरामिड जो है ना, मैं आपको यहीं पे रखूंगा, इससे ऊपर बहुत सारी एडवांसमेंट हो चुकी हैं। ये 1992 में ये बनाई गई थी, और किसने बनाई थी, पर्पस क्या था, क्यों बनाई थी, ये हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जर्नल मैंने आपको बता दिया है कि आप खुद भी, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आप अपनी फूड गाइड पिरामिड बनाएं, तो आपको ऐसे बना के इसमें ये सेक्शन कर लेने चाहिए, और यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, और सच लिखना चाहिए। अगर आप समझते हैं ना मैं दूध और मक्खन और ये योगर्ट और चीज ये नहीं खाता, तो यहाँ पे 0 लिख दें। और अगर आप समझते हैं कि आज हमने कोई गोश्त का कोई हिस्सा नहीं खाया, या कोई दाल नहीं खाई, या कोई बादाम शदाम नहीं खाए, तो यहाँ पे आपने तो जो चीज खाई है, जो फ्रूट खाया है, वेजिटेबल खाया है, वो लिख के, तो फिर आप देखें कि क्या हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं। बैलेंस डाइट कौन सी होगी? जो इन सब फूड ग्रुप्स में से कुछ ना कुछ उसके अंदर शामिल हो। तो ये था भाई चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स जी। सर ये सर्विंग्स का मतलब क्या होता है? हाँ ये आता है, अभी अभी आता है। चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से, और डाइटरी हैबिट्स में चेंज क्या आई है, आप अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछेंगे तो वो कहेंगे भाई हम सुबह रोटी खाते थे, दोपहर को खाते थे, या रात को खाते थे। उनको ये सहूलत मैसर नहीं थी कि रात को 2 बजे पिज्जे का दिल किया तो पिज्जा मंगवा लिया। ये अभी आपका दिल कर रहा है तो साथ आपको स्नैक लेना शुरू कर दें, कोई चीज आपको जब, मतलब अब बंदा जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना कन्फाइन उसने किया हुआ है कि वो 5-6 घंटे बाद ही कुछ खाएगा। तो ये डाइटरी हैबिट्स जो है ना हमारी चेंज हो गई हैं, और इसमें ग्रेजुअली चेंज आ रही है। जो नई जनरेशन है उसकी डाइटरी हैबिट्स जो है उनके अंदर ज्यादा हमें चेंज नजर आती है। लाइफस्टाइल चेंज हो गया, लाइफस्टाइल से मुराद आप ये ले लें
कि अब अगर किसी के अम्मी अबू दोनों जॉब करते हैं तो दे डोंट हैव टाइम टू कुक द फूड, तो फिर रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, यानी KNN, सीजन्स, आप सैब्रोज, किसी के भी आप नगेट्स ले आए, फ्राई करें और तैयार हो जाएगा सिस्टम। तो इसी तरह रेडी टू यूज कौन सी चीजें होती हैं कि जिनको ढक्कन खोल के फौरन यूज कर सकते हैं, जैसे जूसेस हैं, और रेडी टू सर्व, रेडी टू कुक का इस तरह के वर्ड यूज होते हैं कि जिनमें बड़ा थोड़ा सा प्रोसेस रहता होता है, वो हम करके और ओवन में रख के चीज को करके हम सर्व कर देते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो उसकी वजह से खाना पीना हमारा चेंज हो गया। इसके बाद फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो गई हैं। कभी सिर्फ गंदम से एक आटा ही बनता था, उससे रोटी बनती थी, अब आटे से आप देखें बेकरी की कितनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, पास्ता प्रोडक्ट्स बन रही हैं, एक लंबी रेंज आपको मिलेगी। तो ये सारा फूड प्रोसेसिंग की वजह से है। और हमारा जो दूसरा डिग्री प्रोग्राम है ना, जिसमें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें हमारा ज्यादा जोर जो है ना इस चीज के ऊपर होता है। इससे क्या हुआ कि जो न्यूट्रिशनिस्ट थे उन्होंने देखा कि अब बेसिक 4 ग्रुप्स जो है ना वो जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे बॉडी की, यानी कोई चीज हम ज्यादा खाए जा रहे हैं, कोई चीज हम कम खा पा रहे हैं, तो उससे नुकसान हो रहे हैं। तो उन्होंने इसको फूड गाइड पायरामिड के साथ रिप्लेस कर दिया। तो फूड गाइड पायरामिड अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड गाइड पायरामिड, दिस इज बेसिकली अ ग्राफिक डिपिक्शन, यानी ग्राफिकल एक फोटो है जिसमें उन्होंने एक हेल्थफुल डाइट लेने का एक तरीका बताया, बैलेंस डाइट लेने का तरीका बताया। और ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1992, और इसमें 6 सेगमेंट्स हैं। यानी सबसे नीचे जो सीरियल था उसके ऊपर जो है वो फिर हमने 2 हिस्से देखे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थे, और फिर मजीद 2 देखे कि जो दूध और गोश्त की चीजें थी, और सबसे ऊपर जो है वो स्वीट्स या इस तरह की चीजें थी। तो ये दोबारा उसने एक्सप्लेन कर दिए। एपिक्स यानी चोटी के ऊपर क्या है, फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, और कहा जाता है कि इनको रोज ना खाएं, कभी कभार खा लिया करें। और बिलो दिस मीट, और मीट के बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं कि 2 या 3 सर्विंग, ठीक है। अब 2 जो है ना, अगर किसी का वेट ज्यादा तो वो कम ले, और जिसका वेट ज्यादा ना उसको, या एज के हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि जिसकी एज कम है वो 2 सर्विंग ले, और जिसकी एज ज्यादा है वो 3 सर्विंग ले सकता है। अगले 2 ग्रुप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हैं, और उसमें 2 से 4 या 3 से 5, यानी वेजिटेबल्स जो है ना इनकी सर्विंग ज्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली फ्रूट की निस्बत जो है। और ब्रेड जो है ना, राइस, ये कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स है। और बॉडी में जो बाय डिफॉल्ट अल्लाह ताला की तरफ से जो सिस्टम रखा गया है ना, वो बाय डिफॉल्ट कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो सेटिंग्स ऑलरेडी होती हैं, आपको मोबाइल खरीद के लाते हैं तो उसमें डिफॉल्ट सेटिंग्स होंगी, बाद में अदरवाइज आप उसका वॉलपेपर चेंज कर लें, साउंड चेंज कर लें, तो वो आप कस्टमाइज करते हो। तो आजकल हम वाज वर्ड सुनते हैं कीटो डाइट, तो कीटो डाइट बेसिकली क्या है कि जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स की जगह पे फैट खानी शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जितनी मर्जी फ्राइड फूड खाओ, मीट खाओ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स ना खाओ, रोटी छोड़ दो। तो उससे वो फिर कहते हैं जी वजन कम हो जाता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग अप्रोच नहीं है, ठीक है। और दुनिया में हजारों किस्म की डाइट्स जो है ना वो लोग बना के जो है वो सेल कर रहे हैं। तो एनी ये इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दी है। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ये दरमियान में आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं और राउंड फॉर्म में, और इसके साथ आपको ये छोटी छोटी ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये फैट और शुगर को शो करती हैं। तो मीन्स के जब उसने कहा ना कि घी और चीनी कम खाएं, तो वो इसलिए कहा है कि ये कुदरती तौर पे हर चीज में पाई जाती हैं। जब हम दूध पीते हैं तो उसमें मीठा होता है, लैक्टोज शुगर पाई जाती है। तो इसमें आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे ना शुगर के, और दूध के अंदर क्रीम भी होती है। तो इसका मतलब है कि ये बाकी चीजें जो हम खा रहे हैं ना, वहां से भी ये चीजें हमें मिलेंगी। तो इसलिए इसको लैदा नहीं उसने लिखा कि रोज इसकी 3 सर्विंग खाएं या 4 सर्विंग खाएं। ये बाकी फूड जो हम खाएंगे उसमें से भी अल्टीमेटली हमें मिलेंगी। यहाँ पे आपको डॉट्स कम नजर आ रहे हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में। तो ये शो करते हैं कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स में ये राउंड वाले नहीं आपको नजर आ रहे, राउंड वाले जो है वो फैट होती है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉट गुड सोर्स ऑफ फैट, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे हैव द शुगर। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये ट्राइंगल टाइप के जो डॉट्स हैं यहाँ पे, ये शुगर इसको शो करते हैं कि इसके अंदर शुगर है। तो यहाँ पे शुगर भी है, और यहाँ पे दूध वाले हिस्से में शुगर की निस्बत
फैट वाले आपको जो राउंड सर्कल्स हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें ये लैदा खाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो ये कब की रिसर्च है? 1992 की। जबकि आप मॉडर्न रिसर्च में आए ना तो वो कहते हैं कि नहीं जी आपने तेल भी जो है ना इसकी भी सर्विंग लेनी है। ठीक है, मैं आपको ज्यादा अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप अभी जो है ना वो इसी पे आप कन्फाइन करें कि ये चीजें हमें कम खानी चाहिए। अब क्वेश्चन जो आप लोगों का था कि सर्विंग क्या होता है, तो सर्विंग बेसिकली आप कोई भी पैकेट देखें किसी चीज का तो उसके ऊपर लिखा होता है टॉप के ऊपर सर्विंग साइज, लेकिन डेफिनेशन क्या बनती है? इज द अमाउंट ऑफ अ फूड और ड्रिंक दैट इज जनरली सर्व्ड और ईटन। तो नॉर्मली हम सर्विंग किसको कहते हैं? कि ये वो अमाउंट है फूड की या ड्रिंक की कि जो नॉर्मली जो है ना लोग खाते हैं। ठीक है, अब मैं फर्ज किया वासिफ से पूछूं कि भाई कितनी रोटियां खाते हो भी आप पूरे दिन में? सर 4। 4 हो गई। अच्छा, अब बेटी का नाम क्या था? मुबर्रा थी आपकी? जी आर? यस सर, मुबारक फातिमा। हाँ जी, मुबर्रा फातिमा आप बोल रहे हैं भाई? मुबर्रा चली गई है कहीं पे। कोई और पार्टिसिपेंट यहाँ पे जो बताना पसंद करे? यस सर। हाँ, मैं रोटियां पूछ रहा हूँ, कितनी रोटी खाते हैं आप लोग पूरे दिन में? मैं आपसे लूंगा नहीं किसी से, लेकिन जस्ट एक 3। जी 3। 3 कह रही हैं आप लोग? यस सर। चलें चलें, एक आइडिया हुआ जी, 3 4। ठीक है, तो ये हो सकता है कि मैं बड़ा हूं तो मैं कहूँ जी मैं 5 खाता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ जी मैं 10 खाता हूँ या आप में से कोई बंदा कहे जी मैं 20 खाता हूँ, तो दिस इज नॉट रियलिस्टिक। रियलिस्टिक ये होता है कि कम से कम एक एक रोटी 3 दफा खा लें तो ये सफिशिएंट है। अगर चलें जी 3 हम नहीं खाते, हम कहते हैं जी दोपहर को हम ज्यादा खा लेंगे या नाश्ता ज्यादा कर लेते हैं। कोई बंदा कहता है जब तक मैं 2 पराठे ना खाऊं मेरा गुजारा नहीं होता। एनीहो, ये जो नॉर्मल है ना उसको हम कहेंगे सर्विंग साइज। लेकिन अगर कोई बंदा फर्ज किया एक रोटी एक सर्विंग है, अगर वो 2 खा लेता है तो उसने 2 सर्विंग खा ली। ठीक हो गया? ये चीज इस पे गौर करें जरा। ये सर्विंग साइज कहाँ पे लिखा होता है? कभी देखा आपने किसी फूड का लेबल देखा हो उसके ऊपर? यस सर। यस सर। मैं देखता हूँ, 1 मिनट, मेरे पास अगर चीज पड़ी हो। ये एक सप्लीमेंट है कोई, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे टॉप के ऊपर जो है सप्लीमेंट्स फैक्ट्स लिखा हुआ है, तो इसको हम फैक्ट टेबल बोलते हैं, सप्लीमेंट फैक्ट टेबल। और इसमें जो नीचे सबसे पहले ये बात शुरू होती है ना वो सर्विंग से शुरू होती है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अमाउंट सर्विंग साइज 2 कैप्सूल्स, यानी जो बंदा ये यूज करना चाहता है एक दिन में 2 मैक्सिमम खाए तो ये इसका सर्विंग साइज हो गया। और सर्विंग पर कंटेनर इसने लिखा हुआ है कि इसके अंदर 90 है, तो इसका मतलब है कि ये 45 डेज के लिए ये प्रोडक्ट यूज की जा सकती है। और मैंने आपसे पहले बात की है कि अगर आप लीटर पैक खरीदते हैं तो उसमें 4 सर्विंग्स हैं, अगर आप 1.5 लीटर पैक खरीदते हैं तो उसमें 6 के करीब सर्विंग्स होंगी। लेकिन मैं कहता हूं कि फर्ज किया एक प्रमोशन आई हुई है कि जो पेप्सी या कोक या इस तरह के ड्रिंक्स हैं वो उन्होंने सस्ते कर दिए। अब सस्ते करने का मतलब जो फर्ज किया वो कहते हैं जी आप अगर ग्लास बॉटल लेते हैं तो वो आपको 20 रुपीज की एक कास्ट करेगी, 20 की एक, तो आप 40 रुपीज में 2 बोतल आप पियेंगे। लेकिन वो अपना एक एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही करते हैं, वो कहते हैं जी आप लीटर पैक हमसे खरीदें तो आपको 40 रुपीज में देते हैं। अब 40 रुपीज में जो आपने लिया है ना ये 4 सर्विंग्स हैं बेसिकली। लेकिन एक बंदा कहता है कि नहीं भाई मैं 2-2 ग्लास पी लेता हूँ, तो हम धोखा दे, कहते हैं ना हम धोखा दे रहे हैं फलां बंदे को, हम बड़े सियाने हैं कि हमने ना 2 बोतलों की बजाय 4 बोतलें पी ली हैं उतने पैसों में।
तो ये एक तो सेंस में तो आप इकोनॉमिक सेंस में तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि क्या मुझे इतनी सर्विंग्स लेनी चाहिए थी। आगे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उनसे ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सिंपली सर्विंग साइज वो अमाउंट है फूड की या ड्रिंक की जिसको नॉर्मली कंज्यूम किया जाता है, अब नॉर्मल नहीं। हम बाज दफा टीवी पे सुनते हैं जी एक सरगोदे का बंदा है जी 100 रोटियां खा गया, बड़ी नॉर्मल चीज है ये, ठीक है, हर कोई ये काम नहीं कर सकता। तो ये कहाँ पे पाया जाता है सर्विंग साइज? फूड पायरामिड में और माई प्लेट सक्सेसर प्रोग्राम उसने माई प्लेट ये जो लेट आई थी, ये कह लें कि 2005 में माई पिरामिड आई थी और उसके बाद फिर 2012 में गालबन 11 या 12 में माई प्लेट का कंसेप्ट आया था। और ये न्यूट्रिशन लेबल जो है ना, ये वो है जो मैंने आपको अभी शो किया है, ठीक है। किसी भी कंटेनर के ऊपर जो इस तरह का ये एक साइड पे बना होता है ना, और जिसमें अमाउंट्स लिखी होती हैं साथ, ये न्यूट्रिशन फैक्ट टेबल कहलाता है। तो सर्विंग साइज जो है ना, इसका इस्तेमाल अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो इनके ऊपर लिखा होता है। अब ये सर्विंग साइज आई कहां से थी दुनिया में? ये आई थी बेसिकली यूएसए से। अमेरिका का एक अदारा है जिसको हम कहते हैं फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने इनका नाम क्या रखा हुआ है? रेफरेंस अमाउंट्स कस्टमरली कंज्यूम्ड। कस्टम कहते हैं रिवाज को, कि रिवाजन जो चीज उस एरिया में खाई जाती थी। और ये कब स्टडी की गई? सर्वे किया गया 1970 से लेकर 1980 के दरमियान, और वहां पे देखा गया कि लोग यानी 10 साल उन्होंने स्टडी की है अमेरिका के अंदर, और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से थ्रू आउट 52 स्टेट्स हैं यूएसए की, वहां लोगों से यही पूछा ना, फर्ज किया अगर हर एक से हम यही सवाल करें, सिंध में जाके, बलोचिस्तान में जाके, केपीके में जाके, कि आप भाई सुबह कितनी रोटियां खाते हो, तो कोई 2 कहेगा, कोई 1 कहेगा, कोई 3 कहेगा, तो ये एवरेज पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना, एवरेज अमेरिकन की ईटिंग हैबिट्स जो है ना वो स्टडी की गई। अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी सर्विंग साइज अभी तक नहीं। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी अमेरिका वाले तो नहीं खाते, तो रोटी की उन्होंने सर्विंग नहीं दी, लेकिन उन्होंने ब्रेड की सर्विंग दे दी है कि ब्रेड का एक स्लाइस खाने के खा लें आप तो एक सर्विंग के बराबर है। एनीहाउ ये इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है कि दीज आर रेफरेंस अमाउंट्स कस्टमरली कंज्यूम्ड डेवलप्ड बाय FDA and used by the food manufacturers to determine the serving size on the nutrition facts panel। तो अब इससे हमें पोर्शन का पता चलता है, पोर्शन साइज, ठीक है। दुनिया कहती है जी पिज्जा बहुत खराब चीज है, मैं कहता हूँ पिज्जा बहुत अच्छी चीज है। खराब चीज क्या है? सर्विंग साइज, पोर्शन साइज। आपने देखा ना, पैन साइज पिज्जा है, रेगुलर पिज्जा है, लार्ज पिज्जा है, एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा है। अच्छा, वो आपको एक देते हैं जी, ऑफर करते हैं कि भाई आप रेगुलर की कीमत में आपको हम एक्स्ट्रा लार्ज दे देते हैं, और अब हम इतने